चेक। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। शायद इस प्लेटफॉर्म पे मेरी शक्ल तुम्हारे लिए नई हो, लेकिन आने वाले समय में यही शक्ल तुम्हें सबसे जानी पहचानी होगी। मैं विवेक भैया को, तुम्हारे लिए विवेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि इस प्लेटफॉर्म से बच्चों का बहुत भला हो रहा है और बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म हमेशा से खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। और इस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा, आप सभी को फिजिक्स बताने के लिए। किस चीज़ के लिए फ़िज़िक्स बताओगे? फ़िज़िक्स मैं पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में होने वाले हैं, उसके लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, नाम बताया जाएगा, जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरे सामने में स्क्रीन लगा है, तो मैं जब इस तरफ देखूँ तो तुम समझना कि मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने नाम बताने से। धीरे धीरे आज तुम्हारा और मेरा पहला इंटरेक्शन है, तो आज हम थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से हमें इस क्रैश कोर्स को, इस लेक्चर्स को फॉलो करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चे लड़ते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं वो सभी पढ़ते नहीं होंगे? बिल्कुल सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो भैया सिलेक्ट ये क्यों होते हैं और बाकी सिलेक्ट क्यों नहीं होते? तुम क्यों सिलेक्ट होगे और बाकियों को तुम छांट दोगे? वो मैटर करेगा तुम किस तरीके से पढ़ाई करते हो, किस तरीके से लेक्चर्स को फॉलो करते हो। मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ कि तुमने सबसे पहला और बड़ा डिसीजन लिया है पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी तैयारी करने का। तुमने तो 90% बच्चों को ऐसे ही बाहर कर दिया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे लिमिटेड सीट्स होती हैं। लिमिटेड सीट्स हमें ऐसा तो है नहीं, हम उतने ही बच्चों को लेते हैं जितने बच्चों को हम मैनेज कर पाए, क्योंकि हमारा मोटिव आपका सिलेक्शन है। नहीं तो अगर हम पैसे कमाने होते तो हम फ़ी बहुत ज़्यादा रख देते, बट ऐसा है नहीं। हमारा मोटिव है आपका सिलेक्शन। और सिलेक्शन कब होगा? जब हम उतने बच्चों को पढ़ा पाए जिनको हम मैनेज कर पाए। हम इस तरीके से नहीं चलते कि हमने लेक्चर दे दिया, बाकी तुमने देखा या नहीं। मैं तुम्हारे लिए, मैं फिजिक्स के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तो मैं 24/7 आज से लेकर के जिस दिन तुम्हारा एडमिशन ना हो जाए तब तक मैं तुम्हारे कांटेक्ट में रहूँगा। तुम मुझे डाउट्स पूछ सकते हो फिजिक्स से, कुछ छुपा हुआ चीज़ नहीं है। स्पष्ट बताना ही मेरा सबसे बड़ा खासियत है कि मैं जो भी तुम्हें डिलीवर करूँगा, मैं सारी चीज़ें क्लियर कट बताऊँगा। सबसे पहली कि फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाउट क्लियरेंस, कि अगर बच्चे को डाउट उठ रहा है तो डाउट कैसे क्लियर होगा। तो उसके लिए मैंने भैया से कहा कि भैया बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, मैं उनके लिए 24/7 खड़ा हूँ। मैं अपना नंबर दूंगा, तुम मुझे व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजना, लेक्चर करना, लेक्चर्स के नोट्स बनाना, जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क करना। और कैसे नहीं करोगे? तुम बाहर थे तो मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन तुम जब हमारे कोर्स में आ चुके हो तो तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे और ज़बरदस्ती तुमसे मेहनत करवाएंगे। क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन ना होना हमारे नाम के ऊपर आ जाता है, हमारा नाम खराब होता है। और तुम अपना नाम खराब कर सकते हो, हम अपना नाम कभी खराब नहीं होने देंगे। तो तुम मेहनत करोगे और वो करवाना मेरा काम है। तुम पहले से कितना पढ़ कर आए हो, क्या पढ़ के आए हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरा मानना है कि बच्चा मेरे पास आया है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसे कुछ नहीं आता। वो जीरो से नहीं, बल्कि मैं माइनस से शुरू करूँगा। और तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया मेरे नाम पे ध्यान मत दो, मैं अपना नाम वाम सब तमगे वमगे सब बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, मेरी उपलब्धियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बट जो तुम्हारी मुद्दे की बात है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई मुझे लगता है मेरे बच्चे सभी करते हैं। जीतता वह है जिसका तरीका बेहतर होता है। द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को पढ़ाया था, अर्जुन सिर्फ एक बना। क्यों? क्योंकि अर्जुन में कुछ खासियत थी जो द्रोणाचार्य से ले पाया वो। उसी तरीके से मैं सभी पांडवों को पढ़ा रहा हूँ, तुम में से सबको, लेकिन अर्जुन सिर्फ तुम बनोगे। और हम तो वैसी परंपरा से आते हैं जहाँ पे अगर बच्चा ठान ले तो गुरु की प्रतिमा के सामने अर्जुन को पछाड़ सकता है।
एकलव्य। द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो निराश होने की बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं, मैं आपके पीछे जान लगा दूंगा। लेकिन मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमसे ही सिलेक्शन होगा, नहीं। हम तुम्हारी लड़ाई आसान कर देंगे, लड़ाई तो तुम्हें खुद लड़नी है। तुम्हें हर जगह पे बताऊंगा कि ऐसा होगा तो इस लड़ाई में ये करना, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। इस विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि अगर तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर नहीं, और मैं विश्वास जीत लूँगा, मेरे पास उतने तमगे हैं, उतने तारे सितारे अपने ऊपर लगा रखे हैं कि मैं विश्वास तुम्हारा जीत लूँगा। लेकिन तुम्हारा काम क्या है कि मुझ पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि अगर तुम्हें ब्रह्मा जी भी आकर के पढ़ा दें और उन पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? तो पहली चीज़ है विश्वास, दूसरा चीज़ है मेहनत। विश्वास तुम्हें करना है, मेहनत मुझे करवाना है। और मेरे लेक्चर में तुम्हें खासियत क्या लगेगी, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स उठता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, मेरा दिन रात फिजिक्स चलता है। और किसी काम को इतने शिद्दत से करने के लिए उसमें मेरा दिलचस्पी होना ज़रूरी है। और जब मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ तो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड करने की ताकत रखता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हमें कॉन्टैक्ट हुए कि यहाँ पे भी तैयारी करा दो, वहाँ पर भी, बट विवेक भैया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी नीयत मुझे सही लगी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि इतनी फ़ी उतनी फ़ी, उन्होंने बोला बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। और एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सोचे कि बच्चा बड़ा है, बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी की उम्मीद है पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज। हर उस घर में एक बच्चा बैठा होगा कॉपी लेके मेरा लेक्चर देखता हुआ, इस उम्मीद में सजाए कि हम इस विश्वविद्यालय में आएंगे और वो सपना सच होगा। और जब वो सपना नहीं सच होता ना, तो एक अंदर से कुछ टूटा हुआ लगता है। और उस बच्चे के लिए पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बढ़िया मंच तैयार किया है। ये इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। मैंने तो उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि लेक्चर बनाओ और बच्चों को समझाओ, डाउट क्लियर करो। मैंने बोला कि जब इतना कर रहे हैं तो इन्हें सीट्स भी देते हैं, प्रश्नों को सॉल्व भी करवाते हैं। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो हम सभी मिलके पूरी टीम लगी हुई है पीयू द ऑक्सफोर्ड की, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? मेरे अर्जुन के सिलेक्शन के लिए। और द्रोणाचार्य का जब अर्जुन सिलेक्ट होता है ना एग्ज़ाम में, बहुत खुशी होती है, क्योंकि उससे हमारा नाम होता है। जब तुम कॉलेज में आओगे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। अब मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो, मेरा नाम स्नेहित मिश्रा है, SNEHITMISHRA, ठीक है। मैं पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ तुम आना चाहते हो वहाँ मैं ऑलरेडी हूँ। तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में हूँ। डिपार्टमेंट मेरा कौन सा है? मैं हिस्ट्री पढ़ करके फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं फिजिक्स पढ़ के ही फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स सोकर ही फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स को रोए रोए में घुसा करके फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से आता हूँ। ये इंस्टा आईडी दी है, डाउट्स पूछने हो तो इस पे आ जाना, नहीं तो ये नंबर है मेरा, इस पे तुम 24/7 रात को दिन को जब भी तुम डाउट्स, और कैसे डाउट्स, जो मैं लेक्चर दूंगा उसके डाउट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा गाय भाग गया तो मैं भैया क्या करूं, कैसे पकड़ूं, वो नहीं, ठीक है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से हूं, स्नेहित मेरा नाम है। और तमगे बताऊं तो मैं ज़्यादा अपने स्टार्स बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे तुम जज नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप में कमी महसूस करने लगोगे। जैसे जेई मेंस के एग्ज़ाम में मेरा 98 परसेंटाइल से ऊपर है, तो फिजिक्स में क्यों आए? ये माइंडसेट बदलने कि लोग सोचते हैं कि अगर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तब इस तरफ आएंगे लोग, लेकिन मुझे अपना पैशन, अपनी इच्छा और अपने विचार को जिंदा रखना था। मुझे मर के काम नहीं करना था। तो मैं जिस चीज़ में खुशी महसूस करता हूँ, मैंने उस इंजीनियरिंग को, उस NIT को लात मार के मैं अपने प्यारे से भौतिक विज्ञान के विषय में आया। तो ये हमारी बात है। तो मैंने क्या बताया, अपने स्टार्स बता रहा हूँ। 98 परसेंटाइल थे मेरे मेंस में, ठीक है।
मैंने, ये मेरा चौथा साल चल रहा है, तो मेरे पास अनुभव भी है पढ़ाने का 4 सालों का, और 4 सालों का अनुभव तुम्हारे लिए होगा। मैंने पढ़ाया, अगर मेरी उम्र मानी जाए तो मैं उम्र के हिसाब से बताऊं तो मेरा 20% ज़िंदगी अभी तक पढ़ाने में गया है, और 20% बड़ा बात होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा तमगा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है यूट्यूब की तरफ से मुझे सिल्वर प्ले बटन दिया गया था। सिल्वर प्ले बटन कब मिलता है? जब आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तब। ये मुझे फिज़िक्स पढ़ाने के लिए मिला था यूट्यूब के तरफ से। मैं पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था जहाँ पे मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाता था, और वहाँ मुझे ये सिल्वर प्ले बटन दिया गया था। आप जूम करके वीडियो को देखना, स्नेहित मिश्रा लिखा हुआ है, पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है। फिर वहाँ से कुछ क्लासेस हुए तो मुझे उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना पड़ा। ये सब बताने का सिर्फ एक मोटिव है कि आप मुझ पे विश्वास कर पाओ कि मैं तुम्हें उंगली पकड़ के तुम्हारे साथ लड़ के तुम्हें कॉलेज के गेट तक पहुँचाऊँगा और अंदर क्लासरूम तक भेजूँगा। समझ में आई बात? तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि इतने सारे तमगे हैं तो ये बहुत स्लो हो गए होंगे, कि अब तुम मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, अब मैं बच्चों की भलाई नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है। तुम खुश होते हो तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा, माता पिता, दादा दादी, अंकल आंटी सब इस उम्मीद में है कि ये जो बच्चा है, ये जो चिंकी है, पिंकी है, पप्पू है, सोनू है, ये जाएगा उस कॉलेज में। बहुत बेहतरीन कॉलेज है, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। तुम बाहर में बहुत अजीब अजीब बातें सुनोगे, बट वो बातें वही है कि वो जो आशिक नहीं होते जिनकी मासूका उन्हें मना कर देती है, तो वो हर जगह उन्हें गालियाँ देते चलते हैं, वही है। और अर्जुन, तुम सिलेक्ट होके आओगे क्योंकि तुम्हारा द्रोणाचार्य तुम्हारे साथ है। तो ये तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी बात हो गई, तुम्हें कन्विंसिंग बात मैंने बता दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिजिक्स में बहुत आसान सवाल आएंगे। तुम जितने मन में बिठा चुके हो, तुमने 12वीं का परीक्षा दिया होगा बोर्ड्स का, चाहे बिहार बोर्ड से हो चाहे CBSE बोर्ड से हो। बहुत आसान सवाल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब तुम सवाल देखोगे तो तुम चौंक जाओगे, अरे इतने आसान। हाँ, बहुत आसान सवाल आते हैं। तो उसके लिए तुम्हें एक बात ध्यान रखना है मेरे बच्चे, कि तुम्हें कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करती, क्योंकि रास्ते पे ना हाथी नहीं काटते, कुत्ते ही काटते हैं, और कुत्ते छोटे होते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें जो मैं बताऊं उसे भी नोटिस करना। ये नहीं सोचना कि ये तो मुझे आता है। हमें 90% टाइम से लगता है कि चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमें सब कॉन्शियस में लगता है कि आती हैं, चेतना में हमारे नहीं होती, ठीक है। तो पहला लेक्चर देखना है अच्छे से, लेक्चर का नोट्स बनाना है अच्छे से, डिसिप्लिन रखना है, खास टाइम पे तुम्हें लेक्चर देखने हैं, ठीक है। अगर तुमने डिसाइड किया कि मैं रात को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का स्नेहित का लेक्चर देखूंगा, तो स्नेहित सर का लेक्चर चालू कर लिया, नोट्स बनाया बहुत सुंदर से। एक नई कॉपी ले लो, एक ले लो लेक्चर नोट्स की, और एक ले लो होमवर्क की, जो मैं सवाल दूंगा होमवर्क में, ठीक है। तो उसकी कॉपी ले लो। तुम लेक्चर नोट्स बनाते जाना बहुत सुंदर कलर से, 2 पेन ले लो, ठीक है। उसका तुम नोट्स सुंदर बनाओ। होमवर्क जो दूँ मैं होमवर्क बनाओ, होमवर्क में जो डाउट्स आए वो तुम मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो, जो नंबर शुरू में फ्लैश हो रहे थे, ठीक है। और मैं तुम्हें डाउट्स बताऊंगा। फिर अगला लेक्चर करना, फिर अगला लेक्चर का नोट्स बनाना, फिर होमवर्क बनाना, फिर मुझे क्या भेजोगे? डाउट्स भेजोगे, फिर मैं क्लियर करूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना। अगर तुम्हें लेक्चर में कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, लगा कि भैया और एक्सप्लेन करते, तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अकेले भी, अगर तुम बोलोगे कि मुझे अलग लेक्चर चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ खड़ा रहूंगा अकेले। मैंने कहा ना कि मैं आज से अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अकेले युद्ध नहीं है, युद्ध लड़ना तुम्हें है, बट हम तुम्हारे युद्ध को आसान कर देंगे। मटेरियल क्या रेफर करना है सर? मटेरियल तुम्हें रेफर करना है, तुमने लेक्चर कर लिया। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं, इस बात का गारंटी देता हूं कि तुम्हें लेक्चर से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। पहला आश्वासन। दूसरा आश्वासन कि अगर तुम्हें और टाइम बचता है, पहले तो लेक्चर के बाद तुम्हें लेक्चर को तैयार करने में ही टाइम नहीं बचेगा, लेकिन अगर और टाइम बचता है तो NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं। NCERT भी पूरा नहीं,
एनसीईआरटी में जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो पढ़ लेना, मोर देन एनफ है। तुम्हारे फिजिक्स में 30 सवाल पूछे जाएंगे ना, अगर तुमने मेरी बातें मान ली, मैं गारंटीड बोलता हूँ कि 30 में 30 करके आओगे। मैंने कहा 30 में 30 करके आओगे। और इस बात को कहने के लिए मुझे मेरे अनुभवों पे भरोसा होना चाहिए, और मुझे मेरे अनुभवों पे, मेरे भौतिक विज्ञान के नॉलेज पे मुझे पूरा भरोसा है। और इस भरोसे के लेके मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम अपने ज्ञान को पाने के भरोसे को लेके मेरे पास आओ। अब हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। एक और बच्चे का डाउट होता है कि भैया इतने दिन में क्या हो पाएगा पूरा सिलेबस? अरे मेरे बच्चे, वो मुझ पे छोड़ दो। तुम बस ये खाली अपना दिमाग का डब्बा लेके आओ, मैं उसमें भर दूंगा सारा फिजिक्स। पहले से कुछ भर के आओगे कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, तो मुझे उसमें भी मैं भर दूंगा, लेकिन मुझे उसको खाली करना पड़ता है पहले, और खाली करने में टाइम जाता है। तो तुम अभी ये मानो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और मैं स्नेहित सर से आज फिजिक्स पढ़ना शुरू करूंगा या करूंगी, और युद्ध जीतूंगा या जीतूंगी, और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा माहौल है कॉलेज का, पढ़ाई लिखाई, प्रोफेसर्स, हॉस्टल्स, प्रैक्टिकल लैब्स, डिसिप्लिन। बिहार की ये उम्मीद है, और देश को ये उम्मीद बचाए रखनी होगी, और तभी ये उम्मीद बचा रहेगा जब तुम्हारे जैसे मेधावी छात्र इस यूनिवर्सिटी में आएंगे। तुम पीयू द ऑक्सफोर्ड के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे सीट मिला है, इसका ये मतलब है कि कोई है जिसे ये प्लेटफॉर्म पे सीट नहीं मिला, और जिसके जगह पे तुम आए हो, तो उसकी कदर करना। तुम उसको पीछे छोड़ के तुम इस पीयू द ऑक्सफोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आए हो। तुम देश की उम्मीद हो, देश तुमसे बनेगा। बड़ा सोचना, सिर्फ तुम्हें फिजिक्स पढ़ना नहीं है, बहुत बड़ा करना है। देश तुमसे बहुत उम्मीद रखता है, तुम्हारे कंधों पे देश टिका हुआ है। कल को अगर कुछ युद्ध हमारे साथ होता है तो तुम ही फिजिसिस्ट मिसाइल्स बनाओगे, तुम ही जेट्स बनाओगे। और इस उम्मीद के साथ, इस जोश के साथ, और स्ट्रेस तो लेना मत। स्ट्रेस किस बात का है? इस जवान उम्र में स्ट्रेस हो जाए किसी को तो वो बहुत शर्मनाक बात है। भगत सिंह 24 साल जिए थे, तुमसे 3 साल बाद बस। उनको मरने तक का स्ट्रेस नहीं था, और तुम्हें एग्ज़ाम का स्ट्रेस है। जब वो मरने जा रहे थे तो उनको 24 को फांसी होनी थी, तो 23 को उनको फांसी दे दी गई। मतलब एक दिन पहले उन्हें लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि कहीं लोग आकर के जेल तोड़ के इन्हें निकाल ना दे, लेके भाग ना जाए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले सर आपको फांसी देनी है, तो आपकी कोई आखिरी इच्छा। तो भगत सिंह उस वक्त एक किताब पढ़ रहे थे, उस किताब का नाम था मार्क्स एंड लेनिन। तो उसके ना 10 पेज बचे हुए थे। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे ये 10 पन्ने पढ़ लेने दो। कोई आदमी मरने जा रहा है और 10 पन्ने पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, उसका जज्बा देखो। और वही जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मरने से पहले भी मेरा अगर लेक्चर बचा है, मेरे अगर नोट्स बचे हैं, तो मैं वो करके जाऊंगा, और तब तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? तो इसी के साथ ये पहला लेक्चर में इतना बात बताना ज़रूरी था। ठीक, इसके बाद हम अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा तुम्हें सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं फिजिक्स में। देखो, साउंड ठीक है? अगर कोई कंप्लेन हो ज़रूर करना। सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है काइनेमैटिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं मेरे बच्चे। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, शुरुआत ही आज इसी से हम करने वाले हैं। इतना मज़ेदार चैप्टर है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखेंगी, वाह भैया क्या चैप्टर है, मज़ा आता है पढ़ के। इसमें अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, सबसे मिलवाऊंगा तुम्हें। ये मेरे बगल में न्यूटन बैठा है, ये आइंस्टीन बैठा है, ये प्लैंक बैठा है, ये बोर बैठा है, हम सभी मिलकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम्हें मज़े से पढ़ना है। काइनेमैटिक्स, एनएलएम मतलब होता है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, न्यूटन बाबा ने इस चैप्टर को लिखा था, उन्होंने तो कुछ ऐसा ही बक दिया, हमने उसे चैप्टर बना लिया। तो दूसरा चैप्टर ये है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी, एक चैप्टर ये हो गया।
चौथा चैप्टर सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमने वाला। फिर सेंटर ऑफ मास, बड़ा ही आसान चैप्टर, इससे एक सवाल जरूर आएगा। अगला है रोटेशन मोशन, ठीक है। ग्रेविटेशन, वाह। वेव्स, पूरी दुनिया वेव्स पे टिकी है मेरे यार। जब मैं वेव्स की बात करूंगा तो तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, जब आइंस्टीन और नील्स बोर में लड़ाई हुई थी वेव्स को लेकर के, मज़ा आएगा वो कहानी सुन के। 9th में SHM, कौन है SHM? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चैप्टर एक नाम है, वो पढ़ेंगे हम, इससे भी सवाल आते हैं, बहुत आसान से सवाल, बहुत आसान। इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12वीं का इतना जो है सो 11वीं का चैप्टर है, 11वीं के NCERT में ये आपको मिल जाएगा, यहाँ तक SHM तक। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कैपेसिटर, उसके बाद मैग्नेटिज्म। कैपेसिटर वो होता है जो पंखे में लगा होता है, मैग्नेटिज्म। 14वें नंबर पे EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। ये एक पहले पन्ने पे उतार लेना कि भैया मुझे सर ये चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। फिर रे ऑप्टिक्स, मज़ा आएगा पढ़ के इसको। वेव ऑप्टिक्स, आहा क्या चैप्टर है दोनों। आइजैक न्यूटन ने जो बात कही थी वो पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। और एक छोटा सा वैज्ञानिक आता है हाइगन नाम का, वो न्यूटन को गलत काट देता है। मतलब ये कहना है कि गली का जो छोटा सा नेता है वो नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा दे, तो कैसा लगेगा हमें। वही बात होती है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की लड़ाई में, वो देखेंगे हम। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, पूरी की पूरी दुनिया, जिस मोबाइल में तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो और जिस पूरे सेटअप से मैं पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, मरकरी, बल्ब, ये सब मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से बने हैं। एक्सरे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, आसान सा छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे में हम निपटाएंगे। वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन, क्रैश कोर्स में कोई यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दे बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे पता है कि इससे गारंटीड एक सवाल आता है, यूनिट होगा, यूनिट हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो यूनिट एंड डायमेंशन, और इससे पक्का एक सवाल आएंगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सिलेबस हो गया मेरे बच्चे। अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं इस युद्ध की तैयारी, ठीक। और युद्ध की तैयारी में हमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर देखना है, उस चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे? काइनेमेटिक्स। इसको तुम अपने कॉपी की हेडिंग में दो, मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा जैसे मैं तुम्हें नोट्स बनवा रहा हूँ, तो ज़रा हेडिंग देना काइनेमेटिक्स। मैं एक बार चेक कर लूँ कि हमारा रिकॉर्ड ये हो या नहीं, 1 मिनट। अरे वाह यार, हो तुम लोग। चलिए, तो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स हेडिंग डाला तुमने। सबसे पहला सवाल देखो, तुम्हारे मन में हज़ारों टॉपिक्स होंगे, मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मुझे ये बिल्कुल भ्रम नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा फिजिक्स आती है, बस मुझे उतनी फिजिक्स आती है जितना तुम्हें एग्ज़ाम में पहुंचा दे, और इस क्षण पे मुझे तुमसे ज़्यादा फिजिक्स आती है, बस। भौतिक विज्ञान मुझे तुमसे ज़्यादा आता है इस क्षण पे। आने वाले समय में तुम मुझसे बहुत आगे निकल जाओगे। तुमने 5 क्लास में किसी टीचर से पढ़ा होगा, तो उस क्षण पे तुम्हें 5 क्लास के टीचर से कम आता होगा, बट आज तो तुम्हें अपने 5वें के शिक्षक से बहुत ज़्यादा आता है। उसी तरीके से मुझे ये बिल्कुल भ्रम नहीं है कि मुझे फिजिक्स सबसे ज़्यादा आता है, बट मुझे ये बिल्कुल पता है कि इस क्षण पे मुझे तुमसे ज़्यादा फिजिक्स आती है जो एग्ज़ाम में पहुंचाएगा। तो मुझ पर विश्वास रखो कि जो मैं बताऊंगा वही लक्ष्मण की रेखा है, और उसे तुम्हें पार नहीं करना, नहीं तो सीते रावण ले जाएंगे आपको, और तुम्हें युद्ध में जीत के फिर मैं वापस ले आऊँगा, फिर ट्रैक पे ले आऊँगा 5 दिन के बाद। लेकिन ये जो 5 दिन युद्ध चलेगा तुम्हारा भ्रम का, उसमें हमारा समय जाएगा, और जब तुम सो रहे हो कोई और पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वो तुमसे जब युद्ध में टकराएगा तो वो जीत जाएगा। चलिए, बहुत बातें हो गई, काइनेमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। काइनेमेटिक्स में पढ़ते क्या है? काइनेमेटिक्स में हम गति के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन इसमें और कुछ है। तो हाँ, मोशन क्यों हुआ उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती इस चैप्टर में, और उसको हम ध्यान में रखते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मार्कर है, इसको मैंने ऐसे मारा
तो ये मार्कर इधर से घूम के इधर गया, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ इसके घूमने को पढ़ेंगे। ये हमने मारा इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मारना इसके घूमने का कारण है, लेकिन कारण को हम भूल जाते हैं। तो पहली लाइन लिखिए कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग स्टडिंग इट्स काउज। कॉपी में लिखते जाना, स्टडी ऑफ मोशन यानी गति की पढ़ाई बिना उसके कारण जाने। किसके कारण जाने? मोशन के होने के, गति के होने के कारण को जाने बिना अगर हम गति के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? काइनेमैटिक्स। ठीक है, इससे सवाल पक्का आते हैं, और जिस टॉपिक से आते हैं वो मैं टॉपिक तुम्हें बताता हूँ। पहला ही टॉपिक वो है। चलिए इसे अंडरलाइन कर लेना, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स काउज। ये 2 पॉइंट अगर तुम्हें याद रहे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हो गया डेफिनेशन। एक बात जल्दी से हमें जान लेना चाहिए, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, क्रैश कोर्स है, थोड़ा तेज स्पीड रहेगा हमारा, लेकिन तुम्हें फील नहीं होगा कि हमें तेज है। एक तो मैं स्माइल करते पढ़ाता हूँ, खड़ूस हूँ नहीं, तो खड़ूसता जो है ना सो आधा सिलेबस हमारा भारी कर देता है। चलिए वेक्टर देखते हैं और स्केलर देखते हैं। नाम आपने सुना होगा, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशियाँ, और सदिश बोलते हैं, और क्वांटिटी इसके साथ लगता है तो राशियाँ हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। अब हिंदी में हमें कुछ जानना होता है तो हम उसके शब्द के पास जाते हैं। तो सदिश यानी सदिश यानी दिशा के साथ, और ये अदिश यानी दिशा के बगैर। इसमें क्या होता है वेक्टर में कि इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, यानी इसमें सबसे पहले किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड होगा, मैं समझाऊंगा, पहले नोट्स करते जाओ। मैग्नीट्यूड होगा मेरे बच्चे, और उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, बिना डायरेक्शन के ये मीनिंगलेस हो जाएगा जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं भैया? बताते हैं बच्चे। ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसे हम नाप सकते हैं। इस मार्कर का वजन, मेरे चलने की स्पीड, पानी कितने लीटर है, मरकरी में कितना लाइट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी बोलते हैं। और क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। और ये चीज़ें हम बचपन से यूज कर रहे हैं। मानो कि तुमसे कोई पूछे कि भाई मोहनलाल हलवाई का घर किधर है। ठीक है, मोहनलाल हलवाई का घर किधर है, तो तुमने बोला 10 किलोमीटर चले जाओ। अब वो पूछेगा भाई 10 किलोमीटर तो मैं उल्टा चला जाऊंगा, घर इधर है मैं उल्टा चला जाऊंगा, तो मुझे 10 किलोमीटर किधर जाऊं? उसने पूछा किधर जाऊं, यानी कि यहाँ पे दिशा जरूरी है, डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो तुमने बोला कि 10 किलोमीटर नीम के पेड़ की तरफ चले जाइए, और नीम के पेड़ से बगल में एक छगनलाल का पान का दुकान है, वहाँ जाइएगा। तो तुमने सिर्फ ये नहीं बताया कि 10 किलोमीटर जाइए, तुमने बताया कि नीम का पेड़, नीम के पेड़ से छगनलाल का दुकान, छगनलाल के दुकान से मगनलाल हलवाई का। तो ऐसे ऐसे करते आप घर पहुँच जाएंगे उसके। तो ये तुमने बता दिया। तो इसमें क्या बताया? इसमें तुमने बताया कि कितना चलना है और किस तरफ चलना है। 2 चीज़ें तुमने बताई मेरे बच्चे, कितना चलना है, मेरे साथ साथ बोलो, कितना चलना है और किस तरफ चलना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो कितना चलना है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो तुमने बताया 10 किलोमीटर चलना है, और किधर चलना है तो छगनलाल के पान के दुकान की तरफ चलना है, नीम के पेड़ की तरफ चलना है। तो इसमें तुमने दोनों चीज़ें बताई। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि तुमने डायरेक्शन बताया नहीं, डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए। तुमने बोला 1 गिलास पानी लेके आओ, तो वो ऐसे थोड़ी बोला कि 1 गिलास पूरब से लेके आओ या पश्चिम से लेके आओ। वो 1 गिलास बाल्टी में पानी डालेगा, नल में पानी डालेगा, तुम्हारे लिए ले आएगा। तो 1 गिलास जो क्वांटिटी है वो क्या है बच्चे? वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी हमने समझ लिया। अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तुमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बताओ बच्चे कि फलाना क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर, या फिर ऐसे लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर। 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सी राशि अदिश राशि है।
और तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से जो 3 होगा सो सदिश राशि होगा, एक अदिश राशि होगा। अदिश राशि तुम्हें टिक मारना है और तुम आ जाओगे नंबर लेकर के, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हम समझ गए, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा और एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। कुछ उदाहरण इसके याद रखना मेरे बच्चे, जिससे कि तुम्हें एग्जाम में शॉर्टकट में आंसर आ जाए। बहुत लोग दिमाग लगाएंगे, अच्छा इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है, इसमें दिशा बताने की ज़रूरत है। जब तक तुम सोचोगे तब तक तुम्हें याद है, तो तुम झट से मार के आ जाओगे। एक्सेलरेशन नाम सुना है? एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, हिंदी में बोले तो, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स यानी बल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चे, ठीक है। रेड से तुम्हें दिक्कत हो तो हम क्या ब्लैक ले लें? जरूर ले लो सर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी मेरे बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्केलर में क्या क्या है भैया? स्केलर में देख इधर नजरे स्क्रीन पर, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके अलावा वेट एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। सॉरी वेट नहीं, मास। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेट फोर्स का ही फॉर्म है। मास, वॉल्यूम, गॉट इट। तो हमने स्केलर और वेक्टर को यहाँ पे देख लिया। ये एक चैप्टर बिल्कुल अलग पढ़ाया जाता है, बट इससे आगे तुम्हें आएगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक काइनेमेटिक्स का शुरू करते हैं। हेडिंग दो कॉपी में, इसे नोट किया? इसे नोट करो जल्दी और जागते रहना, नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मज़ा आना चाहिए फिजिक्स पढ़ने में। और मज़ा और नींद एक दूसरे के दुश्मन है। जिस चीज़ को करने में तुम्हें मज़ा आएगा उसमें नींद नहीं आएगा, और जिसमें तुम्हें नींद आएगा उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए पहला टॉपिक अपना दे देते हैं, डिस्टेंस। इस पे सवाल पिछले साल भी पूछा गया था इस टॉपिक पे, देखना ध्यान से। एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा पहले 5 मिनट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और अगर इसकी फीलिंग आ जाए तो वाह क्या बात है, फिर तो दुनिया का हर सवाल मौजूद हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस पीछे लिखवाया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना। ये पहला सवाल बन सकता है तुम्हें एग्जाम का कि डिस्टेंस इज स्केलर और वेक्टर, तो तुम्हें बताना होगा स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सिंपल सी बात। इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसआई यूनिट का सवाल आएगा, जरूर आएगा मेरे बच्चे। एसआई यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? एसआई यूनिट इसका होता है मीटर। इसका क्या होता है भैया? इसका भी मीटर ही होता है। वाह भैया, तब तो याद करने में आसान होगा, तब तो हम दोनों में मीटर लिख देंगे। बिल्कुल लिख के आना यार। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ स्केलर और वेक्टर का फर्क है, इसमें क्या हुआ? तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, वही उदाहरण पुराना, छगनलाल का पान दुकान। तुमने बताया कि मुझे इस जगह से, ये मगनलाल का घर है, छगनलाल तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊं भैया? तो तुमने बताया कि ये देखो छगनलाल का घर सीधे दिख रहा, तो किधर किधर? तो इधर देखो, घर से झांक के देखो। तो तुमने दिखाया, तो एक कोने में दिख रहा था, तो तुमने बताया कि हाँ सीधे चल जाओ ऐसे ही। तो उसने बोला कि बीच में घर वर आ रहे हैं, मैं तोड़ के चला जाऊं सीधे? तो उसने बोला हाँ तोड़ दो। तो तुमने बुलडोजर लाया और तोड़ दिया घर, और तोड़ते हुए सीधे चला गया। तो उस लोगों ने बोला कि अर्जुन, सो तुमने घर तोड़ के क्यों गए? तुम रोड से जाते, ठीक है। मान लो इस स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे छगनलाल का दुकान, यहाँ पे तुम खड़े थे अर्जुन, और यहाँ पे छगनलाल का दुकान था, और बीच में ऐसे ऐसे ढेर सारा घर बना हुआ था, ठीक है। ऐसे ऐसे घर बना हुआ था ढेर सारा, और तुम्हें यहाँ पे एक आध बंदे ने बताया कि ये देखो ये देखो 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 देखो, दिख रहा है छगनलाल का घर? तूने बोला हाँ दिख तो रहा है। तो बोला कि चले जाओ ऐसे ही, सीधे चले जाओ। तूने बोला कि रास्ता घर तो है नहीं, तो बुलडोजर तुम तोड़ ताड़ के यहाँ पहुँच गया। तो लोगों ने कहा तुम यहाँ कैसे आए? तो घर तोड़ के आया। तो क्यों तोड़े? क्योंकि मुझे वहाँ भैया ने बताया सीधे चले जाओ, सबसे नज़दीक पड़ेगा। तो मैं सबसे नज़दीक से आ गया। तो बोला अरे पागल, घर क्यों तोड़ने की ज़रूरत है? ऐसे रोड बना हुआ था ना, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आते, और यहाँ पे रोड बना हुआ था।
तुमने बोला हाँ, लेकिन मुझे तो वैसे दूर पड़ता। तो लोगों ने बोला दूर पड़ता तो क्या घर तो नहीं टूटता? तो लोगों ने फिर यहाँ पे जब तुम पहुँचे तो तुमने बोला कि अच्छा, यानी कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ ये सबसे छोटा रास्ता है ना? हाँ, सबसे छोटा रास्ता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। क्या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और भी हो सकते हैं? सिर्फ एक ही होगा, एक ही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई छोटा रास्ता बन नहीं सकता। बड़े रास्ते तो अनगिनत बन सकते हैं। बड़े रास्ता ऐसे जा करके तुम दिल्ली पटना होकर के वापस आओ, ठीक है? तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और उसके अलावा जितने भी होंगे उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। मेरे साथ रिपीट करो, जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो सब उसके अलावा बाकी जितने रास्ते होंगे उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। तो एक डिस्टेंस नाम से हेडिंग देना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नाम से हेडिंग देना, और उसका एक थोड़ा सा डिफाइन लिख लो, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, BW लिखा है तो इसका मतलब बिटवीन होगा, 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वाह, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मज़ा आया पढ़ के? हाँ भैया मज़ा आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस लिख लो। ऑल अदर वे टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस, ठीक है? एक फोटो नीचे बना दो, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। सबसे छोटा रास्ता कौन होगा? जो सीधे जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है मेरे बच्चे? ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक? और इसके अलावा जितने बाकी रास्ते होंगे, ठीक है, इसके अलावा जितने बाकी रास्ते होंगे ये सारे हो जाएंगे डिस्टेंस। गॉट इट? ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक और सवाल है मेरा, क्या डिस्प्लेसमेंट एक से ज़्यादा हो सकता है? कभी नहीं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से सवाल जरूर आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज यूनिक बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक यूनिक होता है, अकेला होता है, ठीक है? क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्मॉलर, या छोटा होगा या तो बराबर होगा, या स्मॉलर देन या इक्वल टू होता है डिस्टेंस के। कोई भी डाउट हो मेरे बच्चे पूछना, व्हाट्सएप नंबर तुम्हें दिया हुआ है, पूछना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के छोटा होता है, ठीक है? अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी आ गया तुम्हारा। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था वैसे सेम यही है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। इसका क्या होता है भैया? मीटर पर सेकंड, ठीक है? गॉट इट? ये कौन सा क्वांटिटी है? ये स्केलर है। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। स्पीड का फॉर्मूला क्या तुमने पढ़ा है बचपन से? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड बटा टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? टोटल डिस्टेंस कितना चले और कितने टाइम में चले। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी अगर वेक्टर होता है तो डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम।
ये 2 चीज़ फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। इस पे सवाल करते हैं, याद करने की जिम्मेवारी मैं नहीं देता तुम्हें, याद मैं खुद करवाऊँगा। मैं याद नहीं करवा पाया तो काहे का मास्टर, है ना। और हंसते हुए पढ़ो यार, ये मनहूस जैसी शक्ल बना के मत बैठो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस पर एक छोटा सवाल कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। एक बंदा था, ठीक है, ये यहाँ पे चला और ये सेमी सर्कुलर मतलब अर्धवृत्त मार्ग से यहाँ से चलना चालू हुआ और बी तक पहुँच गया। ये ऐसे अर्धवृत्त पे चला जिसका जो ये रेडियस है ये 7 है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने तुमसे पूछा कि इसका डिस्टेंस बताओ, फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ। बताओ, 1 मिनट का टाइम दिया। मैं वैसा नहीं हूँ कि बोलूँगा वीडियो रोक के करो, तुम बनाओ मेरे सामने 30 सेकंड्स में। ला 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 बनाओ, मेरा शकल क्या देख रहे हो। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। चुटकी में सवाल था, ठीक है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल दूरी होती है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने की एक्चुअल दूरी कौन सी है, ये। तो ये क्या है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की अगर परिधि निकाल देंगे, पेरीमीटर निकाल देंगे, तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो अर्धवृत्त का पाई आर, तो पाई इंटू आर, और पाई कितना होता है 22/7। तो रेडियस कितना है 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटी दूरी। तो इसके बीच की सबसे छोटी दूरी कौन होगी, ये होगी मेरे बच्चे। तो ये इसकी लंबाई अगर हम बता पाते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। तो इतना से इतना 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि अर्धवृत्त का रेडियस पूरे में बराबर होगा और ये भी एक रेडियस है। तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे बच्चे, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं तुम्हें पूछता हूँ कि इसको ए से बी तक जाने में 2 सेकंड लगे, ठीक है, 2 सेकंड लगे 7 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त में चलने में। तो ज़रा मुझे मेरे बच्चे स्पीड भी बता देना और वेलोसिटी भी बता देना, ताकि मुझे मज़ा आ जाए तुमसे जवाब सुन के, है ना, क्योंकि मज़ा ज़रूरी है। चलिए, घबरा तो नहीं रहे, घबराना किस बात का यार। भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसने महान लोगों को महान बनाया है, आम इंसान को महान नहीं। जो आम इंसान महान बन चुके थे उन्हें महान बनाया, होमी जहांगीर भाभा, एल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, हाइजेनबर्ग, प्लैंक, नील्स बोर, कितने लोग फिजिक्स के सहारे महान बने। और फिजिक्स से बढ़िया जॉब कोई नहीं। अगर तुमने एक लॉ दे दिया ना फिजिक्स में, जिंदगी भर बैठ कर खाओगे, है ना। एडिसन के फैमिली को अभी तक रॉयल्टी जाती है बल्ब बनाने के लिए, सोचो। स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना आया मेरा 22 हो गया। टाइम कितना लगा मुझे 2 सेकंड। तो ये स्पीड हो गया 11 बार में कट गया, तो 11 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 14, टाइम कितना लगा 2 सेकंड, 2 से 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। गॉट इट। ये चीज़ें हमने देख ली। तो हमने क्या क्या देखा, काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन देखा मेरे बच्चे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी एंड स्पीड देखा। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आसान सा तुम्हें, एक्सेलरेशन के बाद बताऊँगा। चलो हेडिंग तो अब एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट। मैं बताऊँगा रेट क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मेरे साथ जोर से बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मेरे बच्चे। हाँ भैया समझा दो थोड़ा यार। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि तुम ना ए पर थे और तुम्हें डी पर जाना है, ठीक है। तुम्हें 5 सेकंड लगते हैं, तुम 1 सेकंड तक चले 10 मीटर पर सेकंड से,
ठीक है, ये स्पीड तो हो गया। अब तुम्हें अच्छी रोड मिली तो तुमने इस जगह पे जाकर के और स्पीड बढ़ा दिया, और तुमने अगला 1 सेकंड चला 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फिर अगला 1 सेकंड चला 30 मीटर पर सेकंड से, और अच्छी रोड मिल गई। उसके अगला जो एक बचा था सेक्शन, उसे तुमने 40 मीटर पर सेकंड से कवर किया। तो हर सेकंड में तुम्हारा स्पीड कितना बढ़ रहा है मेरे बच्चे, वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है मेरे बच्चे, 10 बढ़ रहा है। पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से चले, दूसरे सेकंड में 10 बढ़ा करके चले, फिर तीसरे में और 10 बढ़ा के चले। तो वेलोसिटी के बढ़ने की दर क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड, मैंने 2 बार प्रति सेकंड बोला, गलत बोल दिया क्या? नहीं, मैंने सही बोला, ध्यान से सुनो। 10 मीटर पर सेकंड था पहले सेकंड में वेलोसिटी, दूसरे सेकंड में कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ा, तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गया। यानी कि प्रति सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो गति है वो 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। 2-2 सेकंड आएंगे इसके यूनिट में, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड होती है, और इसे हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और ये होता क्या है मेरे बच्चे, कौन सा यूनिट, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा क्या क्या, एक तो यूनिट, एक वेक्टर या स्केलर, और एक डेफिनेशन। इस पे एक सवाल करा दो भैया, सबसे टफ वाला, कि इससे टफ आए ही ना। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बताने का सवाल कहाँ गया भैया, रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा तो मुझे लिखने में और तुम्हें एग्जाम में पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पूरा लिखा नहीं आएगा, उसकी जगह पे ए लिखा आएगा। तो मैं वो बता के फिर सवाल करवाता हूँ। तो देखो, स्पीड को हम डिनोट करते हैं एस से, वेलोसिटी को वी से, और वी के ऊपर ये एरो लगाते हैं, क्योंकि ये वेक्टर का दिखाता है कि वी के ऊपर एरो लगा है, यानी कि किसी दिशा में चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस से, ये स्मॉल एस है और ये कैपिटल एस है, ठीक है। एक्सेलरेशन को वी से, ठीक है। फॉर्मूले लिखते जाते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चे, सॉरी पहले स्पीड का बताते हैं। स्पीड का था डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, एक नोट्स बना लो। वेलोसिटी का क्या था, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चे, स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है v प्लस यू बाई टी। एक्सेलरेशन में मैंने v क्यों लिखा है, एक्सेलरेशन a होता है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, v प्लस यू बाई टी, ये याद रखना। अब v क्या होता है, u क्या होता है भैया बता दो। तो ठीक है मैं बताता हूँ। v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी और u को इनिशियल वेलोसिटी। अब ये होता क्या है, मान लो a से तुम b पे जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारी स्पीड कुछ होगी और यहाँ पे कुछ होगी पहुँचने पे। मान लो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड तुम्हारा स्पीड हो गया जाते पहुँचते पहुँचते, ठीक है। तो इनिशियल मैंने होता है शुरुआती, तो शुरुआती दौर में तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड था और पहुँचते वक्त तुम्हारा 50 मीटर पर सेकंड था। तो 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया इनिशियल वेलोसिटी और 50 मीटर पर सेकंड हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ से चलना तुमने चालू किया और यहाँ गए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्पीड था 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे था 20 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से यहाँ जाने में तुम्हें लगा 4 सेकंड। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा, फॉर्मूले में पुट करो, निकालो आंसर, जल्दी दो, जल्दी आंसर निकालिए बच्चे। चलिए आंसर देखते हैं। फार्मूले में मैंने बताया था v प्लस यू बाई टी बताया था ना, हाँ भैया बताया था आपने। तो v क्या है 20 मीटर पर सेकंड, u क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा 4 सेकंड। 30/4 यानी 2 दूनी 4, 2 15 यानी 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू आया। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है।
अब कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जो तुमने पढ़ रखे होंगे लेकिन तुम्हें याद करने चाहिए। इस पे सवाल पूछने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये टफ साइड में आ जाता है। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ कि तुम 30 में 30 करके आओ। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मैं तुम्हें कोई फार्मूले नहीं याद करवाऊंगा, मैं तुम्हें सब फार्मूले आते कैसे हैं वो बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी। ये फार्मूला इसी से आया है, मैंने जो फार्मूला इधर बताया था कि इधर v प्लस यू बाई टी, तो t को इधर गुना कर दो और v को इधर ले आओ। v बराबर u प्लस ए टी कहाँ गया यार, मैंने v बराबर, यहाँ माइनस होगा मेरे बच्चे, मिस्टेक हो जाते हैं बच्चे v माइनस यू बाई टी, अरे मिट जा, अच्छा छोड़ो, यहाँ पे माइनस लगा लो, माइनस, आगे भी मैंने यही मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ यहाँ माइनस लगा लो, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10, तो 10/4 यहाँ से यहाँ लिख लो, 10/4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी से आया है v माइनस यू बाई टी बराबर एक्सेलरेशन होता है, तो v माइनस यू बराबर ए टी होता है और v बराबर u प्लस ए टी होता है, जो कि ये फार्मूला है। तो ये कैसे आया पता चल गया, ठीक है। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, हाफ क्या है, हाफ है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टी क्या है, टाइम है, और उसका स्क्वायर क्या है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन का काम क्या है, इक्वेशन का काम यह है कि तुम्हें इनमें से कोई भी 3 क्वांटिटी दे देगा और एक अननोन रख देगा और तुम्हें उसे फाइंड करने को बोलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v प्लस यू बाई 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस यू बाई 2, गॉट इट। ये तभी होता है जब हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का वेलोसिटी निकालना हो, यानी कि a पर है 80 मीटर पर सेकेंड और b पर है 0, तो a से b की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 80 प्लस 0/2 यानी कि 40, ठीक है। इतना चीज़ें हमने कर ली। अब हमारी बारी आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भैया, ये मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा, और इससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि ये टफ साइड आ जाता है। मैंने बताया ना, जब इतना जो आज लेक्चर हमने किया ना, इससे तुम्हारे सवाल नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने मैक्सिमम तुम्हें बहुत एकदम माइनस से शुरू करके एक्सट्रीम लेवल पर बताया, पटना यूनिवर्सिटी को मद्देनज़र में रखते हुए। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऐसे घूम के जाता है ना, कोई अगर हमने पत्थर फेंका तो ऐसे घूम के जाता है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और इसको बहुत सारे फार्मूला रटवाए जाते हैं, मैं कोई फार्मूला तुम्हें रटवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे सवाल तुमसे होंगे और तुम फिर इस चैप्टर के एक भी सवाल छोड़ के नहीं आओगे और तुम्हें ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा और तुम्हारा एक सवाल सिक्योर हो जाएगा। मेरी तरफ से तो गारंटी है कि इस चैप्टर से तुम्हें अब सवाल छूटेंगे नहीं। कुछ सवाल मैं होमवर्क में दूंगा, एप्लीकेशन पे पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, मैं सर को बोल दूंगा वो अपलोड कर देंगे। बाकी तब तक पढ़ते रहो मज़े से, बाकी सब्जेक्ट को भी साथ में तैयार करते चलो और निराश नहीं होना। इस युद्ध की घड़ी में, इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में निराशा आपके लिए ऑप्शन नहीं है। तो निराश होंगे वो बैठेंगे, और जब वो बैठेंगे तब तुम पढ़ोगे, और जब तुम पढ़ोगे तो उनसे जब लड़ोगे तो तुम जीत जाओगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, सुबह में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे, रात में देख रहे हो तो अच्छे से सो जाना खाना वाना खा के। गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर, बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए जोश और जुनून के साथ। बाय।